जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.3। पुरानी किताब में यह प्रश्नावली 1.3 है, लेकिन जो नई बुक आई है उसमें प्रश्नावली 1.2 दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेसन से इससे संबंधित एक क्वेश्चन आना तय है, 100% आएगा, डन है। ये आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा। इस प्रश्नावली का मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और इससे संबंधित जो भी उदाहरण है आप उसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग इसका विलोम लेकर चलेंगे। हम लोग मान लेंगे यहाँ पर जो √5 है एक परिमेय संख्या है, और लास्ट में सिद्ध कर देंगे वो जो परिमेय संख्या हम माने वो परिमेय नहीं है, तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। ठीक है, ओके, इसे हमने मान लिया। √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है यह अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा लेकर चलते हैं। हम मान कर चलते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आपको पता है अगर कोई परिमेय संख्या है तब हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे √5 इक्वल में होगा p/q। जब हमने इसे मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे p/q के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो p और q है, p व q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य, इसका मतलब ही समझते हैं। सह अभाज्य है, सहभाज्य है। और q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होता है नीचे जो हर होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम माने हैं p/q, p व q सह अभाज्य है, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो p व q को एक साथ दोनों को विभाजित करे। p व q दोनों को एक साथ विभाजित करे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं p व q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जब p व q में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है तब इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो q को क्या लिख सकते हैं? q बराबर लिख सकते हैं q गुणे 1 लिख सकते हैं। और p को क्या लिख सकते हैं? p को लिख सकते हैं p गुणे 1। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे p व q को जो अभाज्य गुणनखंड है कौन कौन से हैं? q गुणे 1 और p के अभाज्य गुणनखंड p गुणे 1 है। तो इसका HCF क्या होगा? HCF मतलब दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तब p व q का HCF हो जाएगा, p व q का HCF हो जाएगा 1। HCF किसका? p व q, p कामा q का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने मान लिया √5 बराबर p/q। तो हम इसे भी मान सकते हैं √5/1। इसे भी हमने लिख दिया भिन्न के रूप में। अब यहाँ से हम q का मान निकालेंगे। यहाँ से q बराबर क्या लिख सकते हैं? q इधर जाएगा और √5 नीचे आ जाएगा। तो q बराबर यहाँ से मिल जाएगा, q बराबर हो जाएगा p/में √5। ठीक है, समझ में आ रहा? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5 अंडर रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो क्यू का क्यू स्क्वायर, पी का पी स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 का तो रूट हट जाएगा, बचेगा 5। क्या बचेगा, 5 बचेगा। अगर हम माने पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, तब पी भी 5 से भाज्य होगा। अभी समझाते हैं इसको। अगर कोई संख्या है और उसका वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाज्य है, मान लीजिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या मान लेते हैं 3 से भाज्य है। 6 का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या 3 से भाज्य है। 6 का स्क्वायर मतलब 36 3 से भाज्य है, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे, जितना आएगा वह भी 3 से भाज्य होगा। क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। यहाँ पर उसी तरह जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तब इसका जो वर्गमूल आएगा पी का वो भी 5 से भाज्य होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, जब 6 का स्क्वायर यानी 36 3 से भाज्य है, तब उसके बाद जो यहाँ पर 36 है, 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6 भी 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। वही यहाँ पर लिखे हैं, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगा। उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब पी 5 से भाज्य है, पी 5 से भाज्य का मतलब पी बटे 5, पी 5 से भाज्य है। पी में 5 से भाग देने पर हम लोग मान लेते हैं ए आता है। क्या आता है, ए आता है। यानी किसी संख्या में जब हम लोग भाग देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो p में 5 से भाग देने पर हमने मान लिया a आ गया। तो यहाँ से p बराबर क्या लिख सकते हैं, p बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5a, p बराबर 5a। इसे हम समीकरण कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये समीकरण आए, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसे नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, आ रहा समझ में, ओके। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो p बराबर 5a आया है, इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। p बराबर 5a समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, p बराबर 5 है, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5a का होल स्क्वायर बटे में 5। अब इसके आगे हम लोग इधर करते हैं, यहाँ से जब क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, a का a स्क्वायर, तो 25 a स्क्वायर बटे में 5। सोन मारा है, बताइए आ रहा है। तो आगे देखते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, इसे 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो यहाँ आप लोग देखिए a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ये यहाँ ही रहेगा तो 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 5। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 5। इसे हम समीकरण नाम नहीं देते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
जिस तरह हमने यहाँ किया था पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तब पी भी 5 से भाज्य होगा। उसी तरह यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है, अगर यह 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, हम लोग मान लेते हैं जो क्यू स्क्वायर है वह 5 से भाज्य है, तब क्यू भी 5 से भाज्य होगा। क्यू भी क्या होगा? 5 से भाज्य होगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य यानी क्यू स्क्वायर 5 से कट जाएगा, तब क्यू स्क्वायर का वर्गमूल भी 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्यू बटे 5। यहाँ पर जो शब्दों में लिखे हैं वहीं पर यहाँ पर गणित में यानी अंकों में लिखे हैं। क्यू भी 5 से भाज्य होगा यानी क्यू बटे 5 लिख सकते हैं। तो क्यू बटे 5 यानी क्यू में 5 से भाग देने पर कुछ आएगा। हम लोग मान लेते हैं क्यू में 5 से भाग देने पर आ रहा है बी। क्यू में 5 से भाग देने पर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर लिख सकते हैं 5b। इसे समीकरण नाम दे देते हैं 3। समीकरण नाम दे दिया हमने 3 दे दिया। अब देखिए कमाल की चीज़, समीकरण 2 और 3 को देखिए। समीकरण 2 और 3 से यहाँ लिखते हैं। हो सकता है यहाँ पर चमक रहा हो, मैं यहीं पर लिखता हूँ। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2 में क्या आया? p बराबर 5a आया है, p बराबर 5a। और समीकरण 3 में q बराबर 5a, q बराबर 5a। यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं? p के 2 अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 5 और a, दोनों आपस में गुणा में हैं, दोनों आपस में गुणा में हैं। p बराबर 5a और q बराबर 5a। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यहाँ p बराबर 5a हो गया तो q बराबर यहाँ 5b है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। q बराबर क्या है? 5b। यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है 5, दोनों में कॉमन आ रहा है 5। हमने p और q को क्या मानकर रखा था? p व q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब इन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा, और इसका HCF 1 आया था। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं p व q में 5 कॉमन आ गया, 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी p व q का HCF यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। यानी शुरुआत में हमने जो माना था वो गलत है, शुरुआत में हमने जो मान कर रखा था वह गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर P व Q में यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर P व Q में 5 उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है। यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ है, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। पूर्व में हमने क्या माना था? p व q सहभाज्य है, यानी इन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 5 कॉमन आ गया। क्या आ गया? 5 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर जो कॉमन आ गया 5 आ गया दोनों में कॉमन, यह पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यहाँ पर क्या लिखा हमने? यहाँ पर p व q में 5 उभयनिष्ठ है, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है।
अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमने जो ऊपर कल्पना किया था शुरुआत में वो गलत हमने सोचा था। जब हमने गलत सोचा था यानी वही सही है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ऊपर जो लिखा गया है यही सही है। हमने विलोम लेकर चला था परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लेकर चले थे और माने थे P व Q सहभाज्य है। इन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों में कॉमन आ गया 5। इसलिए हमने जो यहाँ पर कल्पना किया था ये गलत है, कल्पना हमारी गलत है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप लोग √5 एक अपरिमेय संख्या है ये समझ गए होंगे। इसे मैं रफली एक बार और समझा देता हूँ। माना √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा लेकर चल रहे हैं, तो जब परिमेय संख्या है इसे हम P व Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q सहअभाज्य है, P व Q सहअभाज्य है। जब सहअभाज्य है इसका मतलब होता है P व Q में कुछ कॉमन नहीं है, या ऐसी कोई संख्या नहीं है जो P व Q को एक ही बार में काट दे, दोनों को काट दे। जब P व Q में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है तो इसका HCF 1 होगा, क्योंकि हमें पता है जो कॉमन होता है वही उसका HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया Q का मान निकाला। यहाँ से Q इधर गया, √5 नीचे आया, दोनों पक्षों का ओवर किया तो Q² बराबर मिल गया P² बटे में 5। जब P² 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य होगा। जब P 5 से भाज्य है तो P में 5 से भाग देने पर कुछ मिलेगा। हमने मान लिया A मिला, P में 5 से भाग देने पर A मिला, तो P बराबर हो जाएगा 5A। समीकरण नाम दे दिया 2। अब P बराबर 5A समीकरण 1 में रख दिया तो क्या मिल गया, Q² बराबर 5A का होल स्क्वायर बटे में 5। यहाँ पर मिलेगा Q² बराबर 25 A² बटे में 5। 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, Q² बराबर 5A²। तो A² बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड में चला गया, A² बराबर Q² बटे में 5। फिर यहाँ मानते हैं जब Q² 5 से भाज्य है, Q भी 5 से भाज्य होगा, तब Q में 5 से भाग देने पर कुछ आएगा। हमने कंसीडर कर लिया B आएगा, तो Q बराबर यहाँ से मिल जाएगा 5B। तो समीकरण 3 और 2 को देखिए, 3 और 2 को यहाँ पर जब लिखें P बराबर 5A, Q बराबर 5B, तो देख पा रहे हैं दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है। यहाँ पर शुरुआत में क्या था, दोनों में उभयनिष्ठ 1 था, लेकिन यहाँ पर आ गया उभयनिष्ठ 5 आ गया, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यहाँ भी दोनों में कॉमन 1 ही आना चाहिए था, लेकिन दोनों में कॉमन 5 आ गया। इसलिए यहाँ पर जो A आया है यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपका सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।